जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 4 रेडी करेंगे, जो कि है स्किन मैनेजमेंट। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन डेग्यूपेटिक अल्सर। स्टूडेंट्स, एक बात क्लियर करवाती जाऊँ, वो ये है कि जो ये वर्ड है डेग्यूबेटिक, अगर आप इसे इंटरनेट पर जाकर इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे तो वो कुछ ऐसे बताएगा, डेग्यूटिक डेग्यूटिक, ठीक है। लेकिन सम टाइम इसे ऐसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, डेग्यूबेटिक, ठीक है। तो जो आपको दुरुस्त लगे वो आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। सेकंड है लिस्ट द कॉजेज ऑफ डेग्यूबेटिक अल्सर। नंबर 3 है अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट डेग्यूबेटिक अल्सर। नंबर 4 है आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स ऑफ दैट सोर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आपको इस लेक्चर में क्लियर होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड serves a variety of important functions in maintaining health and protecting the individual from injury. स्किन जो है इंडिविजुअल यानी एक अकेलेपन के तौर पर यानी अपने तौर पर बॉडी को बचाती है इंजर्ड होने से, यानी इंजरी से बचाती है, ज़ख़म लगने से बचाती है, बॉडी को ख़राब होने से बचाती है, ठीक है। और मेंटेन करती है हेल्थ को, ठीक है। और स्किन जो है ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्टूडेंट्स, मैं आपके MCQ साथ साथ क्लियर करवाती जाऊँगी। आप अपने नोट्स अपने हाथों से खुद बनाएं, कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें। मैं जो जो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाती जाऊंगी आपने लिखते जाना है, ताकि नेक्स्ट जब आप अपनी प्रेपरेशन के लिए, एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन के लिए दोबारा इस टॉपिक को दोहराएं तो आपको ज़्यादा टाइम ना गेन हो, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इसका MCQs है कि स्किन इज़ द वन लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। और नीचे क्या है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग फंक्शंस आर मेंटेनिंग स्किन इंटीग्रिटी एंड प्रोमोटिंग वुंड हीलिंग। और ये किस बात को प्रमोट करती है, इंटीग्रिटी को, यानी ज़ख़म के हील होने में प्रमोट करती है। स्किन इंटीग्रिटी, इंटैक्ट स्किन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल स्किन एंड स्किन लेयर्स अनइंटरप्टेड बाय वुंड। यानी जो स्किन की लेयर्स हैं, देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले एपिडर्मस है, फिर डर्मस है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ हैं और फिर मसल्स हैं। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, चारों लेयर्स हैं, ये आपको नॉर्मल नज़र आ रही है, ठीक है, ठीक है। ये इंटैक्ट स्किन है, यानी इसमें कोई मज़ामत नहीं है, इस पर कोई भी वुंड नहीं है, और ये एक नॉर्मल स्किन है, ठीक है। नॉर्मल स्किन का डायग्राम है। डेग्यूटिक अल्सर, टर्म डेग्यूबेटिक कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डेक्यूम्बर। जो डेग्यूबेटिक लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान से यानी लैटिन वर्ड डेक्यूम्बर से निकला है, जिसका मतलब है विच मीन्स टू ले डाउन, जिसका मतलब है नीचे लेटना, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन करें कि जो डेग्यूबाइटस लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड से निकला है, डेक्यूम्बर, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, और जिसका मतलब क्या है, टू ले डाउन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले टिश्यू अंडर प्रेशर, यानी कि जब स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो फिर जाके क्या होता है, उसकी लेयर्स ख़राब होती है। मज़ीद आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूँगी। प्रेशर अल्सर मेन पॉइंट है कि है क्या। Pressure ulcers consist of injury to the skin and underlying tissue, usually over a bony prominence as a result of force alone or in combination with movement. अब ये प्रेशर अल्सर क्या है कि ये स्किन के ऊपर इंजरी हो जाती है, अंडरलाइन टिश्यूज़ जो हैं यानी वो सप्रेस हो जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं, और इस कदर सम टाइम हो जाते हैं कि बॉनी प्रोमिनेंस यानी कि जो बोन्स है वो भी नज़र आने लग पड़ती हैं, ठीक है। और ये होता क्यों है कि सम टाइम रगड़ खाने से, फ्रिक्शन की वजह से, या फोर्स की वजह से, या सम टाइम बहुत ही ज़्यादा एक बॉडी जब अपनी जगह पर पड़ी रहती है तो देखें ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में, तो ब्लड यानी
सप्रेस होने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से जो टिश्यूज़ हैं वो प्रेस हो जाते हैं, ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहती, और फिर क्या होता है कि जो टिश्यूज़ हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और इस तरह सेल की डेथ हो जाती है, और वहाँ से एक ज़ख़म का यानी एक जो मज़ामत है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाके आपको और एक्सप्लेनेशन मिलेगी। प्रेशर अल्सर्स वर प्रीवियसली कॉल्ड एक्यूवाइटिस अल्सर्स, प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स। अब ये 3 पॉइंट्स जो है ना, प्रेशर अल्सर्स को और भी क्या कहा जाता है, जब आप वाइवा के लिए जाएंगे तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि प्रेशर अल्सर को मेडिकल टर्म में या और लैंग्वेजेस में या इसे और क्या कह सकते हैं, तो आपने तीनों बता देने हैं, डेग्यूवाइटिस अल्सर्स, ब्रेड सोर्स और प्रेशर सोर्स और बेड सोर्स। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों नाम अपने सॉरी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। प्रेशर अल्सर्स आर अ प्रॉब्लम in both acute caring settings and long term care settings including homes। अब प्रेशर अल्सर जो है ना, ये एक प्रॉब्लम है जो कि एक्यूट केयरिंग सेटिंग्स में भी आता है, यानी कि ये जो मज़ाहमत है बॉडी में आ जाती है, यानी जो अल्सर हो जाता है, प्रेशर अल्सर हो जाता है, ये एकदम एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब होता है कि दो तरह की होती है ना हमारे अंदर, एक एक्यूट होता है और एक लॉन्ग टर्म तक चलता है। एक्यूट का होता है स्वेयर, सडन, लेकिन वो इतनी देर तक नहीं होता, और एक लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, ड्यूरेशन यानी किसी भी डिजीज़ का, और ये होम में यानी इसकी लुक आफ्टर होती रहती है। कॉजेज़ ऑफ डेग्यूटिक अल्सर, अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, प्रेशर, फ्रिक्शन एंड शीर, यानी प्रेशर किसी चीज़ के दबाव से, फ्रिक्शन रगड़ाव से, रगड़ की वजह से, और शीर यानी कि सम टाइम किसी पार्ट का टूट जाना या बिखर जाना या कट हो जाना। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर अल्सर्स, यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रेशर अल्सर होता है। फ्रिक्शन एंड शीरिंग, जो मैंने पहले बताया, रगड़ की वजह से, ठीक है, कट जाने की वजह से। इमोबिलिटी यानी बहुत ज़्यादा देर तक एक बॉडी का एक ही जगह पर पड़े रहने से। ठीक है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, अगर बॉडी में खुराक की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है। फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस, यानी बॉडी में से एलिमिनेशन प्रोसेस का इनकॉन्टीनेंस होना। ठीक है, डिक्रीज मेंटल स्टेटस, डायमेंशन सेंसेशन, यानी अगर किसी पर्सन को सेंस ही नहीं है, यानी बॉडी में से वेस्ट के प्रोसेस के लिए एक पर्सन को सेंस ही नहीं है कि उसकी बॉडी में ये तब्दीली आ रही है, उसे इस वक्त यूरिनेशन की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी, और जो वेस्ट है बॉडी में पड़ा पड़ा बीमारी कॉज करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, एक्सेसिव बॉडी हीट, जब बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। एडवांस्ड एज, और जहाँ ये तब भी हो सकती है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, जैसे कि लोग व्हील चेयर पर आ जाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा देर तक, क्योंकि वो लोग नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर सकती, उनकी बॉडी, वो लोग नॉर्मल लाइफ नहीं गुजारते, उनका काम ही बैठे रहना है या लेटे रहना है, तो उनमें भी होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ सर्टन क्रॉनिक कंडीशंस, और बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस में भी प्रेशर अल्सर हो जाता है। ये जो फैक्टर्स है ना, ये सारे आप याद कर लें, और एग्जामिनर आपसे पूछ सकेगा कि किन किन प्रेशर अल्सर की वजूहात क्या हैं। ठीक है, किन किन फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, तो चंद एक आप इसमें से बता दीजिएगा। रिस्क असेसमेंट टूल्स, several risk assessment tools are available that provide the nurse with systemic means of identify clients at high risk of for pressure ulcer डेवलपमेंट। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं यानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू एक नर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है प्रेशर अल्सर का रिस्क, यानी किस हाई रिस्क पर है, यानी इसकी स्टेज कौन सी है। ठीक है, द ब्रेडन स्केल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर सोल के लिए चेक किया जाता है, एक स्केल है। ठीक है, रिस्क कंडीशंस ऑफ सब स्केल्स, इसके सब स्केल 6 सब स्केल्स हैं। ठीक है,
सेंसरी परसेप्शन यानी उस सेंस पेशेंट की चेक की जाती है। मॉइस्चर यानी कि जो ज़ख़म है इसमें नमी कितनी है। एक्टिविटी सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी एक्टिविटी चेक की जाती है। मोबिलिटी, ठीक है, कितना बॉडी का जो भी कोई पार्ट है या बॉडी कितना मूव कर रही है, एक्टिविटी उसकी कितनी है, ठीक है। न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शीर, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं यानी ब्लड प्रेशर प्रेशर अल्सर को चेक करने के लिए यानी कि इसकी डेप्थ कितनी है और किस हद तक ये हो चुका है, फैल चुका है, उसे मॉनिटर करने के लिए यानी उसे जांचने के लिए जो नर्स है वो 6 ये स्केल्स यूज़ करेगा, ठीक है। और ये क्या है, अ टोटल ऑफ 23 पॉइंट्स इज़ पॉसिबल एंड एन अडल्टहुड स्कोर्स बिलो 18 पॉइंट्स इज़ कंसिडर्ड एट रिस्क। इसके टोटल जो है ना 23 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और एक अडल्ट यानी एक यंग पर्सन में अगर वो 18 पॉइंट से नीचे जाता है तो वो कंसिडर होता है कि ये रिस्क पे है कि इससे प्रेशर अल्सर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद करने वाली है, स्केल का नाम आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है तो आपने बता देना है ब्रेडन स्केल। और इसके पॉइंट्स वो पूछ सकता है क्या क्या हम चेक करेंगे। उसके बाद पॉइंट्स पूछ सकता है, ये उसमें आ सकता है एग्ज़ाम में आ सकता है एज MCQs 23 पॉइंट्स, ठीक है, आपने याद रखने हैं। और बिलो 18 पॉइंट्स यानी वो रेंज पूछेगा, वो स्कोर पूछेगा किस एक पॉइंट से नीचे जाने से पेशेंट जो है वो रिस्क हो सकता है, तो आपने 18 पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। अनदर टूल इज़ नॉर्दर्न प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अनदर एक जो स्केल है वो नॉर्दर्न प्रेशर है, ठीक है। एरिया रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग सिस्टम यानी ये भी एक सिस्टम है और ब्रेडन स्केल भी एक सिस्टम है। ये दो सिस्टम मुतारिफ करवाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कोरिंग सिस्टम इट इंक्लूड्स द कैटेगरीज ऑफ, इसमें क्या 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 कैटेगरीज शामिल हैं। जनरल फिजिकल कंडीशन, नॉर्मल तौर पर कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। मेंटल स्टेट देखी जाती है, एक्टिविटी देखी जाती है, मोबिलिटी देखी जाती है एंड इनकॉन्टीनेंस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं, फिंगर टिप्स पर याद करने हैं ताकि आपका वाइवा जो है वो बहुत अच्छा हो और आपने जो मार्क्स हैं वो आप गेन कर सको। ऑलराइट, अब ये बारी बारी ना इसकी स्टेजेस देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि जो डायग्राम्स है ये इन्हें आप देखें और इनसे आप याद रखें, इस तरीके से आप ज़्यादा रिमार्क कर सकेंगे, ठीक है। स्टेज 1 है नॉन बैलेंसेबल एरिथमिया, सिग्नलिंग पोटेंशियल अल्सीरेशन। स्टेज 1 देखें, इसके अंदर जो अल्सर है यानी जो एक वुंड है, जो एक ज़ख़म नज़र आ रहा है, स्टेज 1 में वो स्किन के अंदर है, ठीक है। अंदर से जब सेल की डेथ स्टार्ट होगी यानी अंदर से ऑक्सीजन इनएडिक्वेट पहुंचेगी या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो अंदर से सेल की डेथ होना स्टार्ट होगी और वह बाहर नमूदार होगी यानी बाहर नज़र आना स्टार्ट होगी। देखें आगे जाके ये बाहर भी आएगा, वो स्टेज दूसरी होगी। लेकिन फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो एक पॉइंट है वो आपको स्किन के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेज पे क्या है, पार्शियल थिकनेस स्किन लूज, एब्रेशन, ब्लिस्टर और शैलो क्रेटर इन्वॉल्विंग द एपिडर्मस एंड पॉसिबली द डर्मस। अब इस स्टेज में क्या होता है कि जो ज़ख़म है ये आप स्किन देख सकते हैं कि थोड़ी सी जो स्किन है वो क्रैश हो गई है यानी ज़ख़म बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है, जो कि डर्मस लेयर को इसने डैमेज किया और पॉसिबिलिटी तक ये पहले एपिडर्मस तक और फिर डर्मस तक पहुंचा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, डायग्राम्स आपको दिखाने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये आपका ऑक्यूपेशन है, आपका पेशा है, आपका काम है, ठीक है। तो ये डायग्राम्स देखने से आपको ज़्यादा याद रहेगा। स्टेज 1 में मैंने क्या बताया है कि जो अंदर से स्किन के लेयर्स अंदर से जो ज़ख़म है वो नज़र आना स्टार्ट होता है। फिर दूसरी में क्या होता है कि वो पहली लेयर को एपिडर्मस को डैमेज करता है और कदरे हद तक डर्मस तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये आप इस नॉर्मल तरीके से या आप तो डेफिनेशन के साथ बता दीजिएगा या फिर आप नॉर्मल आम ज़ुबान में आम अल्फाजों को भी इस्तेमाल करके।
अब स्टेज 3 में क्या आता है, फुल थिकनेस स्किन लूज, यानी स्किन मुकम्मल तौर पर हट जाती है, इन्वॉल्विंग डैमेज और नेक्रोसिस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी नेक्रोसिस यानी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो सेल्स हैं उनकी मुकम्मल तौर पर डेथ हो जाती है, नेक्रोसिस, ठीक है। और डैट में एक्सटेंडेड डाउन टू बट नॉट थ्रो अंडरलाइंग फासिका, कह देखे स्किन बिल्कुल पीछे हो गई है और अंदर से जो ब्लीडिंग है यानी वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। स्टेज 3 में ये है। अब स्टेज 4 में क्या है, फुल थिकनेस स्किन लूज विद टिश्यू नेक्रोसिस और डैमेज टू मसल बोन और स्पॉटिंग स्ट्रक्चर सच एज आ टेंडन, के जो स्किन को ख़त्म करके मुकम्मल तौर पर ये इसने एक अल्सर की, देखे जब टिश्यूज़ मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाएंगे तो वो वहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट बना देते हैं, यानी देखें कि एक पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो जान चली जाती है, कुछ भी नहीं बचता, लेकिन उसकी बॉडी उसकी बकायात रहती है, ठीक है। तो ये वो बताया जा रहा है इसमें। अब स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर, इसमें क्या है, अनस्टेजेबल, अनक्लासिफाइड, फुल थिकनेस स्किन और टिश्यू लूज डेप्थ अननोन, कम्प्लीटली obscured और स्लग एंड और एंकर इन द वुंड बेड। अब ये मुकम्मल तौर पर एक स्किन जो है वो जलकर कोयला हो गई है कि उसके अंदर से मुकम्मल तौर पर सेल की डेथ हो गई है, यानी इसने सारी लेयर्स को कवर कर लिया। अब नीचे क्या देखेंगे, सब सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, डेप्थ अननोन, इसकी डेप्थ जो है वो मालूम नहीं की जा सकती, पर्पल और मैरून लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिस्कलर्ड इंटैक्ट स्किन और ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर। अब इसमें क्या होता है कि एक पर्पल कलर का महरून जो है ना उसकी लोकेशन बन जाती है, ठीक है, और डिस्कलर्ड इंटैक्ट स्किन होती है और ब्लडी यानी एक ब्लड से भरा हुआ एक फ्लूइड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो पर्पल और मैरून लोकलाइज्ड एरिया है ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है कि सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी में उसका कलर किस तरह का हो जाता है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है पर्पल और मैरून लोकलाइज्ड एरिया, ठीक है। अब ये आगे डायाग्राम्स हैं उसके थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ बेड सोर्स, एक पर्सन लेटा हुआ है, यानी एक स्किन का फर्दर एक्सप्लेनेशन उन्हें दी हुई है कि सबसे पहले स्टेज 1 में क्या होता है कि यानी देखें स्किन है, सॉफ्ट टिश्यू है और बोन है। अब जो स्किन है मैंने ये देखें इंजर्ड है, मैंने आपको बताया था ना, हमने पीछे पढ़ा है कि ज़ख़म जो है वो अंदर से नज़र आना स्टार्ट होता है, बाहर नहीं आ रहा होता। अब स्टेज 2 में क्या है कि इसने फर्स्ट लेयर को और सॉफ्ट टिश्यू को जो है इंजर्ड कर दिया, ठीक है, यानी सहम बढ़ गया। अब 3 पर देखें कि ये सॉफ्ट टिश्यू तक फर्स्ट लेयर से यानी स्किन से लेकर ये सॉफ्ट टिश्यू तक फैल गया। और देन स्टेज 4 में ये क्या है कि ये बॉन तक पहुंच गया, ठीक है, यानी सारी लेयर्स को इसने पार कर दिया। आप इसे नॉर्मल तौर पर भी बता सकते हैं, एग्जामिनर आपसे स्टेजेस पूछेगा तो आपने 4 स्टेजेस बता देनी है, आम जुबान में भी बोलेंगे लेकिन बोलना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो वाइवा होता है ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी चेक करने के लिए होता है कि आया स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी है कि नहीं, तो आपने बता देना स्टेज 1 में यहाँ तक होता है, स्टेज 2 में ये, स्टेज 3 में ये, स्टेज 4 में ये। अब कॉमन साइट्स ऑफ प्रेशर सोर, यानी प्रेशर सोर किन किन जगहों पर हो सकता है, फॉर पीपल हु यूज़ अ व्हील चेयर। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था ना कि वो लोग जो व्हील चेयर पर होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते, उनका चलना फिरना आम लोगों की तरह सॉरी आम लोगों की तरह नहीं होता। फॉर पीपल हु यूज़ अ व्हील चेयर प्रेशर सोर्स ऑफन अकर ऑन स्किन अवर दे फॉलोइंग साइड्स। वो लोग जब व्हील चेयर यूज़ करते हैं और स्किन के ऊपर प्रेशर सोर यानी स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, टेल बोन और बटक्स यानी हिप्स के ऊपर और टेल बोन, ठीक है। देखिए जिस जगह पर हम बैठे हैं आप खुद बैठ कर देख सकते हैं कि यानी वो हमारे एरिया जिनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिनके ऊपर हम फोर्स लगा कर बैठते हैं, यानी जो हमारी पूरी बॉडी को उसने जगह दी होती है, यानी स्टेबल किया होता है, ठीक है। शोल्डर ब्लेड्स एंड स्पाइन, यहाँ पर भी प्रेशर सोर हो सकता है। बैक्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स वेयर दे रेस्ट अगेंस्ट द चेयर, यानी बैक जो बाजुओं और टांगों की बैक होती है क्योंकि उसके ऊपर बॉडी ने अपना वज़न डाला होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी प्रेशर सोर हो सकता है।
फॉर पीपल हु आर कन्फाइंड टू अ बेड, वो लोग जो सिर्फ बेड पर ही पड़े रहते हैं, कॉमन साइड्स इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी वो लोग जो अनएबल हैं टू वॉक, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट पर हो जाते हैं, यानी वो लोग जो स्वेयर किस्म के बीमार होते हैं, तो उनमें भी प्रेशर सोर हो जाता है। बैक और साइड्स ऑफ द हेड, ठीक है, हेड की बैक पे और साइड्स पे, क्योंकि देखो या तो वो सीधा लेटे रहेंगे, नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा यानी बैक पे, हेड की बैक पे, और फिर वो या तो साइड का होके लेटते हैं तो यानी साइड पे प्रेशर पड़ता है। शोल्डर्स ब्लेड्स, जो शोल्डर के ब्लेड्स हैं वहाँ पे, हिप, लोअर बैक और टेल बोन, ठीक है, ये तो कॉमन है। हील्स, एंकल्स एंड स्किन बिहाइंड द नीज, यानी वो सारा एरिया जो हमारी बॉडी के नीचे आता है, ठीक है, जहाँ पर प्रेशर पड़ता है। सुपाइन पोजीशन में लेटा होगा तो क्या होगा, देखिए उसकी हेड पर फोर्स जा रही है यानी प्रेशर पड़ रहा है, शोल्डर पर, एल्बो पर, बटक पर, हील पर, टोस टोज पर, ठीक है, यानी पाँव पे भी तो प्रेशर होता है, यानी एक ही जगह पर पाँव पड़ा रहेगा तो इट्स मीन के ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है और इसका फर्दर प्रोसेस। प्रॉन पोजीशन में लेटा होगा तो देखिए हेड पे प्रेशर पड़ रहा है, चिन पे, एल्बो पे, चेस्ट पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नी पे और टोस पे। ये इन्हें इन स्लाइड्स को नॉर्मल मत समझिएगा, जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है कि अगर पेशेंट प्रॉन पोजीशन में लेटा होगा तो उसका प्रेशर किन किन जगहों पर पड़ा होगा, तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। हेड पे, चिन पे, एल्बो पे, और जो पोजीशंस के नेम है ये भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। समटाइम एग्जामिनर सर फिरा मिल जाए ना, यानी घुमाने वाला, तो वो आपसे भी पूछ सकता है कि प्रॉन पोजीशन कौन सी होती है, तो आप बता सकते हैं जो कि उल्टा लेटा होता है पर्सन। अब ये देखिए लेटरल पोजीशन यानी साइड की पोजीशन, पोजीशंस के नाम भी याद करना ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस पे लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है तो कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, ईयर पे, यानी साइड पे है ना, तो ईयर हमारे नीचे आता है, देखें, शोल्डर्स, एल्बो, हिप पे, नी पे, हील पे, नी और एंकल पे। अब फॉलोअर्स सॉरी स्टूडेंट्स, फ्लॉर्स पोजीशन पे लेटा होगा, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि पोजीशंस के नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हेड पे, शोल्डर पे, सैक्रम पे, बटक पे, हील। अब ये देखें सैक्रम का यहाँ पे आया तो ये फॉलोअर्स पोजीशन में आया, पहली पोजीशंस में सैक्रम का जिक्र नहीं था, ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है, याद रखना है। इक्विपमेंट्स यूज टू रिड्यूस बेड सोर्स, यानी वो सारी चीज़ें जो कि बेड सोर को रोकने में यानी उसे कम करने में इस्तेमाल होती हैं, तो ये दीगर चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि पेशेंट लेटा हुआ है तो एक नॉर्मल तरह का कोई सॉफ्ट पैलेट पिलो जो है उसके नीचे है, ठीक है, और पाँव के लिए एक हील प्रोटेक्टर बनाया गया है, ठीक है, फिर एक बेड दिखाया गया है जिसका शायद जो मैट्रेस है वो नहायत आरामदेह होगा। नर्सिंग इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट एक्यूटिक अल्सर, यानी नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करेंगे, मिनिमाइज डायरेक्ट प्रेशर ऑन द अल्सर, के इसमें ये कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी अल्सर हुआ है, जो बॉडी का एरिया अफेक्टेड है, उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर ना पड़े, ठीक है। रिपोजिशन द क्लाइंट एट लीस्ट एवरी 2 आवर्स, मेक अ शेड्यूल एंड रिकॉर्ड पोजीशन चेंजेस ऑन द क्लाइंट्स चार्ट। जो क्लाइंट की यानी पेशेंट की पोजीशन है उसे रिपोजिशन करते रहेंगे, यानी उस वो बदलते रहेंगे हर 2 घंटे के बाद, और क्लाइंट का, पेशेंट का शेड्यूल बनाएंगे यानी रिकॉर्ड करेंगे उसकी पोजीशंस, उसका जो चार्ट होता है एक पेशेंट का, उसकी हर 2 घंटे की पोजीशन, आपने 2 घंटे के बाद पोजीशन चेंज करनी है और वो आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, मार्क करना है कि हमने पेशेंट की पोजीशन चेंज करवाई है, ठीक है, इंतहाई ज़रूरी है। कीप द क्लाइंट स्किन ड्राई एंड शीट्स रिंकल फ्री, जो क्लाइंट्स की स्किन है यानी जहाँ पे अल्सर हुआ है उसे ड्राई रखें, ठीक है, और जो शीट है वो रिंकल फ्री, यानी जो बेड शीट है वो इकट्ठी हो जाती है तो वो रिंकल से फ्री होनी चाहिए, यानी बेड शीट एकदम टाइट पेशेंट का होना चाहिए ताकि वो जो बेड शीट है वो भी अड़ाव पैदा करती है यानी मज़ामत पैदा करती है कि इसकी प्रिवेंशन में, ठीक है। प्रोवाइड डिवाइसेस टू मिनिमाइज और फ्लोट प्रेशर एरियाज, उसे वो डिवाइसेस दें जिससे प्रेशर जो है ना
वो कम हो सके। जो हमने पहले भी पढ़ा कि डिफरेंट तरह के गैजेट्स यानी कुछ चीज़ें तैयार मुतारिफ़ करवाई गई हैं जिससे प्रेशर जो है वो कम किया जाता है यानी पेशेंट को हम नॉर्मल स्लीप स्किल्स दे सकते हैं। ठीक है। क्लीन द प्रेशर अल्सर विद एवरी ड्रेसिंग चेंज। हर जब आप ड्रेसिंग चेंज करें पेशेंट की तो उसका जो प्रेशर अल्सर का एरिया है उसे अच्छे तरीके से क्लीन करें। ठीक है। नेवर यूज़ अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिकॉज दे आर साइटोटॉक्सिक टू टिश्यू बेड्स। जो जब पेशेंट को डायबिटिक अल्सर हुआ है तो आप उसके वुंड को यानी चेंज करने के लिए, साफ़ करने के लिए अल्कोहल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो टॉक्सिक है टिश्यूज़ के लिए। ठीक है। जख्म पे लगेगा और वो मज़ीद डैमेज कर देगा। इसके लिए नॉर्मल अदवायात होती हैं और तरह की हर जो हॉस्पिटल है उसकी अरेंज के मुताबिक डिफरेंट तरह की होती है। ठीक है। इफ द प्रेशर अल्सर इज़ इन्फेक्टेड ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ द ड्रेनेज फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक एजेंट्स। अगर जो प्रेशर अल्सर है यानी जो ज़ख़म है वो बढ़ रहा है तो उसका एक सैंपल लेंगे और उसे लैब में भेज देंगे उसकी ड्रेनिंग चेक करने के लिए यानी ताकि देखा जाए कि इसमें क्या बदलाव आ रहा है और इसके लिए क्या कौन सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाए और कौन सी प्रिवेंशन की इस्तेमाल की जाए। ठीक है। टीच द क्लाइंट टू मूव फ्रीक्वेंटली इवन इफ़ वन स्लाइटली टू रिलीव प्रेशर। और जो पेशेंट है उसे आपने गाइड करते रहना है कि वो मूव फ्रीक्वेंटली करता रहे यानी उसका जो बॉडी की मूवमेंट है वो किस अरेंज में होनी चाहिए, किस हद तक वो मूव कर सकता है और कैसे मूव कर सकता है यानी उसे भी तो अपना ख्याल रखना है ना। तो उसे हम गाइड करेंगे, उसकी काउंसलिंग करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये रेफरेंसेस आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।